Everyone, as you all know, we are discussing the chapter Management of Natural Resources, and today's topic is Forest and Wildlife. Forests are biodiversity hotspot. One measure of the biodiversity of an area is the number of species found there. However, the range of different life forms, bacteria, fungi, ferns, flowering plants, nematode, insect, birds, reptiles, and so on found is also important. One of the main aims of conservation is to try and preserve the biodiversity we have inherited. स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर हमें सारे ही लाइफ फॉर्म मिलते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंगाई हो, चाहे फॉर्म्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, नीमाटोड्स हो, इंसेक्ट्स हो, हमें ये सभी चीज़ें फॉरेस्ट में मिलती है और इनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि फॉरेस्ट जो है हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी रोल प्ले करते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। फॉरेस्ट हमें एयर प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। इसको ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट से हमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो मेडिसिन्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट के साथ साथ हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ है, ये जो एनिमल्स है, ये हमारे इकोसिस्टम है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बना के चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फूड चेन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। अगर इनमें से कोई एक कहीं चला जाए या फिर एक कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पूरी जो फूड चेन है वो क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, और जो हमारा बैलेंस है नेचर का, हमारे इन्वायरमेंट का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हमें उन तरीक़ों के बारे में सोचना है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इस इन्वायरमेंट को कंजर्व, अपने इन फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को, इन सब को कंजर्व करके रख सकते हैं। Experiments and field studies suggest that loss of diversity may lead to loss of ecological stability। और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एंड फील्ड स्टडीज़ के थ्रू भी ये माना गया है कि अगर डाइवर्सिटी में लॉस होता है, अगर कोई भी एनिमल बीच में से, अगर कोई भी एनिमल मतलब उस एक्सटिंक्ट होता है, या फिर जो डाइवर्सिटी है अलग अलग एनिमल्स की वो लॉस होती है, वो ख़त्म होती है, तो उसका इफ़ेक्ट इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पे पड़ जाएगा, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टेबिलिटी पे पड़ जाएगा। Now next topic is stakeholders. We all use forest produce, but our dependency on forest resource varies. Some of us have access to alternatives, some do not. When we consider the conservation of forests, we need to look at the stakeholders. Who are the people who live in or around forests or depend on forest for various aspects of life. आप सभी जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंड हैं, लेकिन हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास उन रिसोर्सेज के बदले कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होता है। लेकिन अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्हें स्टेक होल्डर्स बोला जाता है, जो फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं और अपनी पूरी मतलब लाइवलीहुड के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं, उनके लिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट which owns the land and control the resources from the forest. The industries from those who use tendu leaves to make birds, beedies, to the ones with paper mills on the forest in one area. The wildlife and the nature enthusiasts who came to conserve nature and pristine form. तो बेटा हमें यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना होगा स्टेक होल्डर्स को लेके। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं अपने आगे के लाइवलीहुड के लिए। जैसे सबसे पहले तो वो लोग हो गए जैसे वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं जिनका हैबिटेट वो है, दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग हो गए, एंड थर्ड वन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, जो जिनको मतलब पेड़ों से अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, चाहे वो रबड़ की इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो पेपर मिल्स के लिए हो, सभी को क्या है फॉरेस्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। एंड थर्ड वन जो वाइल्ड लाइफ जो मतलब जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, जो क्या करना चाहते हैं, इस नेचर को बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें इन सब की ज़रूरतों को देखकर हमें अपने जो फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व करना होगा, और अपनी ज़रूरतों के लिए भी, ताकि एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे हमारे एनवायरनमेंट में। लेट अस टेक अ लुक एट ईच ऑफ these needs gets out of the forest. The local people need to
need large quantities of firewood, small timber, and thatch. Bamboo is used to make slats of huts and baskets for collecting, storing food materials. Implements for agriculture, fishing, and hunting are largely made of wood. Also, forests are sites of fishing and hunting. In addition to people gathering fruits, nuts, and medicines from the forest, their cattle also graze in forest areas to feed on the fodder which is collected from forest. आप सभी को पता है कि हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं और हमसे ज़्यादा वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। उनको अपने घर बनाने के लिए, हंटिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, सब चीज़ों के लिए क्या होती है, वुड की और फॉरेस्ट के प्रोड्यूस की ज़रूरत होती है। अगर फिशिंग और हंटिंग की अगर हम बात करें तो जो उनके जो मटीरियल्स मतलब यानी कि जो इम्प्लीमेंट वो यूज़ करते हैं, ठीक है, फिशिंग और हंटिंग के लिए वो वुड से बनाए जाते हैं। उनकी घरों की छत वुड से बनाई जाती हैं, ठीक है, बैम्बू से बनाई जाती हैं। तो अलग अलग तरीके चीज़ों के लिए उनको अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एंड अगर कोई बीमार हो जाए और हॉस्पिटल दूर है तो वहाँ पर क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में उन्हें थोड़ी नॉलेज होती है। तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, अगर इसकी चोट लग जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको वो सही कर देते हैं। डू यू थिंक सच यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स वुड लीड टू एग्जॉशन ऑफ दीज रिसोर्सेज? Do not forget that before the British came to India and took over the most forest area, people have been living in these forests for centuries. They have developed practice to ensure that the resources that used in a sustainable manner. अब बेटा यहाँ पे बात हो रही है कि अगर इस तरीके से जैसे जो ट्राइबल लोग होते हैं, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, आदिवासी वगैरह, ठीक है, अगर वो इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे तो क्या होगा, तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले भी अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उससे पहले जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट को उन्होंने कंट्रोल कर लेते, लेकिन उससे पहले लोग वहाँ सदियों से रहते आए थे। तो इस मतलब लेकिन लोगों को वहाँ पे उस टाइम पे जो लोग थे वो क्या करते थे, उन चीज़ों को एक सस्टेनेबल मैनर में यूज़ किया करते थे। ओके, आफ्टर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट द एक्सप्लॉइटेड. These people were forced to depend on smaller areas and forest resources started becoming overexploited to some extent. The forest department in independent India took over the British, but local knowledge to local needs continued to be ignored in management practice. Thus, vast tracts of forests have been converted to monocultures of pine, teak and eucalyptus. In order to plant these trees, huge trees are first cleared of all vegetation. This destroys a large amount of biodiversity in an area. Not only this, the varied needs of the amount of biodiversity in the area. Local people leaves for fodder, herbs or medicines, fruits or nuts for food, and can no longer be met for such forests. Such plantations are useful for the industries to access specific products and are an important source of revenue for the forest department. ठीक है बेटा, अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने उसके बाद क्या करा, लोग तो सदियों से सही से यूज़ करते आए थे सस्टेनेबल मैनर में, लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या करा, जब इन फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल करा तो उन्होंने जो ट्रीज थे उनको कट कर दिया और अपने हिसाब से प्लांटेशंस उगाना शुरू करा, जिससे क्या हुआ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो बायोडाइवर्सिटी थी उसका लॉस हुआ और ये जो रिसोर्सेज था उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ और अब जो फॉरेस्ट की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। इन्होंने ऐसा इसलिए करा ताकि इनको क्या मिल सके, इनको क्या कि उससे इंडस्ट्रीज़ को ये इजीली प्रोडक्ट पहुंचा सकें एंड दूसरा ही क्या कर सकें, इनको जो रिवेन्यू है वो इजीली मिल सके। डू यू नो हाउ मैनी इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस? क्या आपको पता है कि कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड रहती हैं? अ शॉर्ट काउंट रिवील्स टिम्बर, पेपर, लैक एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रखा कि टिम्बर हो गया, पेपर हो गया, लैक हो गया और फॉरेस्ट की इक्विपमेंट है। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ की रहती है, फॉरेस्ट पे डिपेंड रहती है। इंडस्ट्री वुड कंसिडर द फॉरेस्ट ए मियरली अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इट्स फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ जो है वो क्या मानती है कि जो फॉरेस्ट है वो उनका क्या है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, क्योंकि वहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिलता है और उससे वो एक फाइन प्रोडक्ट बनाते हैं। And huge interest groups lobby the government for access to raw materials that are artificially at low rate. Since these industries have greater reach than the local people, they are not interested in
sustainability of the forest in one particular area. For example, after cutting down all teak trees in one area, they will get their teak from a forest further away. They do not have any stake in ensuring that one particular area should yield an optimal amount of some produce for the generations to come. What do you think will stop local people in behaving a similar manner? ठीक है बेटा, अब बात हो रही है कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपने रॉ मटेरियल का किस पर डिपेंड होती है, फॉरेस्ट पे डिपेंड है। तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें कोई मटेरियल चाहिए होता है तो क्या करते हैं, पूरे फॉरेस्ट को कट कर देते हैं एंड देन उसके बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। लास्टली वी केम टू nature and wildlife enthusiasts who are in way dependent on the forest, but they may have considerable say their management. The conservation were initially taken up with large animals like lions, tiger, elephant and rhinoceroses. They now recognize the need to preserve biodiversity as the whole. But shouldn't we recognize people as forming part of forest system? There have been enough instances of local people working traditionally for the conservation of forest. अब हम बात करते हैं नेचर और जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है उनके बारे में, जो कि क्या है, फॉरेस्ट पे डिपेंड तो नहीं रहते हैं, लेकिन इन्हें एक चिंता रहती है कि क्या करें कि फॉरेस्ट को सही से मैनेजमेंट किया जा सके, फॉरेस्ट के अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसको सही तरीके से मैनेज करके लिया जा सके। ठीक है, इनकी जो कंजर्वेशन थी वो इनिशियली स्टार्ट हुई थी बड़े बड़े एनिमल्स के संग, जैसे लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, राइनोसेरस हो गए। लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमें अपने एनिमल्स के साथ साथ अपना जो फॉरेस्ट है उसे भी, नेचुरल वेजिटेशन जो हमारी है, हमें उसको भी क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। इन्हीं लोगों का एग्जाम्पल देते हुए मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है बेटा, एक लेडी थी जिनका नाम था अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, उन्होंने 1731 में क्या करा, खेजड़ी ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करा और इसी पे गवर्नमेंट ने क्या करा, एक अवार्ड वो किया है। तो इनका मेन एम ये था कि इन्होंने अपनी लाइफ के साथ अपने साथ 363 और लोगों की जान गई। ठीक है, इस चीज़ को मतलब इन खेजड़ी ट्रीज़ को बचाने में, जो कि कहाँ थे, जोधपुर के नेक एक खेजराली विलेज में थे। ठीक है, उनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो लोग हैं, ठीक है, वो कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कंजर्वेशन। ठीक है, आपको एक और जो दूसरा एक आंदोलन था जिसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, उसमें चमोली गढ़वाल में ये स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम में वहाँ पर क्या था कि ट्रीज़ को कट किया जा रहा था। तो वहाँ की जो वुमेन्स थी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ट्री को हक कर लिया और उन्हें काटने से बचा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे या फिर जो लोग थे जिन्हें लगा कि मतलब इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस पर स्टेप उठाया, लोगों के आगे, मतलब जो पेड़ काटने वाले थे उनके आगे प्रोटेस्ट किया। ठीक है, और इन पेड़ों को कटने से बचा दिया। तो हमारा मेन एम यही होना चाहिए कि हम अपने फॉरेस्ट को बचाएं, वाइल्ड लाइफ को बचाएं, जिससे एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके और हम भी और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। तो हमें फॉरेस्ट को सही से मैनेजमेंट करना है ताकि वो हमारे यूज़ में आज भी आ सके एंड हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। और हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ उगाएं। ठीक है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। ठीक है, और जो ये चीज़ें, ये जो नेचुरल रिसोर्स है, इसकी कमी भी नहीं होगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।